अभी देखिए ना, जो ताजा प्रसंग आया है पीएफआई का और आरएसएस का, उसमें कितना खुलकर समर्थन किए हैं आरएसएस का। आज उन्होंने एयरपोर्ट पर, आप ही थे वहां पर, एयरपोर्ट पर उनका बयान क्या आया है कि कभी भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पीएफआई, उसकी तुलना आरएसएस से की ही नहीं जा सकती है। आरएसएस की कार्य प्रणाली पर हम सवाल उठा सकते हैं, लोग उठाते हैं, लेकिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, उसके नीति पर और उसके सोच पर कि वो कभी राष्ट्र विरोधी होगा, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। किसी भी संगठन की, एक संगठन की दूसरी संगठन से तुलना करना, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता। और ख़ास तौर पर ऐसा संगठन जिसकी इस तरीके की गतिविधियों में जिसकी भूमिका संदिग्ध रही है। देखिए, आरएसएस की एक कार्यशैली को लेकर संभवतः कुछ लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, पर इस तरीके से तुलना करना उचित नहीं है। यही बात कहें चिराग कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो ये जोड़ी है बिहार में, अभी देखिए इतना बड़ा मामला हुआ, मोहम्मद जलालुद्दीन पकड़े गए, परवेज अतर पकड़े गए, दानिश, 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों के मामले को कैसे अचानक एक एसएसपी के बयान से पलटवा दिया गया। जो दंगा हुआ, सीए प्रोटेस्ट हो, एनआरसी प्रोटेस्ट हो, अभी पिछले साल जो कानपुर में हुआ दंगा, उसको आप उठाकर देखिए, तो एक सिलसिलेवार तरीके से लगातार श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो कुकर फटा था 2005 में, ये सभी जगहों पर पीएफआई का नाम आया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो ये जोड़ी है बिहार में। अभी देखिए इतना बड़ा मामला हुआ, मोहम्मद जलालुद्दीन पकड़े गए, परवेज अतर पकड़े गए, दानिश, 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों के मामले को कैसे अचानक एक एसएसपी के बयान से पलटवा दिया गया। दिल्ली में कल एनडीए की बैठक हो रही थी, उसमें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए, जिसके बाद से राजनीति गर्म हुई कि चिराग पासवान की घर वापसी हो गई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी उदित तारियन हैं। उदित जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखा जा रहा है, चिराग पासवान की क्या घर वापसी हो गई है, खबरें चल रही हैं? देखिए, चिराग पासवान पहला बात तो घर छोड़े नहीं थे, इसलिए घर वापसी की जो खबर है वो बहुत प्रमाणिक नहीं लगती है। ठीक है, कभी कभी वो विरोध किए हैं, जैसे कि अग्निपथ वाला जो मामला आया था, उसमें उन्होंने जाकर बजाबते राज्यपाल को लिखित में पत्र दिया कि इसे वापस लेना चाहिए। या फिर जब उनका बंगला 29 मई को जब उनका बंगला खाली कराया गया, 12 जनपद जो था, तो उस समय भी वो खुलकर बोल रहे थे कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक इंसिडेंस भी आपको याद है जहां पर चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोला हो, या अमित शाह के खिलाफ कुछ बोला हो, या संघ के आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ बोला हो? कभी नहीं उन्होंने बोला है। और बीजेपी का भी अगर आप स्ट्रैटेजी देखिए जो फिलहाल देश में चल रहा है, तो वो हिंदुइज्म इन टोटलिटी की बात करती है। हिंदुत्व की अगर बात हो रही है देश में, तो उसमें एक ब्राह्मण भी आएगा, एक भूमिहार भी आएगा, और एक दुसाध भी आएगा, और एक जो कहलाते हैं ना सबसे निचला तबका, वो लोग भी आएंगे। तो उसी को कहते हैं हिंदुत्व इन टोटलिटी। आप राष्ट्रपति देखिए, ये सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के मानक पर एक मतलब आप कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट हुआ। क्योंकि देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत वल्नरेबल है, बहुत कम है उनकी संख्या, और जो भी है वो बहुत खराब स्थिति में है। उस समुदाय से उठाकर राष्ट्रपति बनाना, मेरे कुछ जान संपर्क में लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे बात होती है, भाई अब ब्राज़ील का एग्जाम्पल लीजिए, अर्जेंटीना का एग्जाम्पल लीजिए, इन कंट्रीज़ में बजाबते फ्रंट पेज पर वो खबर छपा है कि इंडिया हैड सेट एन एग्जाम्पल बाय मेकिंग अ ट्राइबल वुमेन, वो भी आदिवासी एक महिला को देश का पहला नागरिक बना दिया। तो कहीं से भी आप ये नहीं अब आज के समय में कह सकते हैं कि भाजपा जो है, अब देखिए ना, उपराष्ट्रपति जो है वो एक जाट को बना दिया गया। किसान पुत्र पूरा आंदोलन जो पंजाब का चल रहा था वो इसी के खिलाफ था। तो एक तरीके से आप देखिए, तो अगर पॉलिसीज के आधार पर चिराग पासवान चाहकर भी बीजेपी का विरोध नहीं कर पाएंगे। इस बार जो 16 राज्यसभा सांसद गए हैं, उसमें 10 ओबीसी है, 1 दलित है, और 4 ही हैं जो सवर्ण समाज से है। मतलब जिसकी जितनी संख्या है उतना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कांग्रेस में तो 10 में 6 ब्राह्मण चले गए हैं। तो चिराग पासवान की कोई नीतिगत या फिर कोई पॉलिसी पर कोई विवाद नहीं रहा है बीजेपी से। और एक बात आप और जान लीजिए, कभी भी इन्होंने बीजेपी का खिलाफत नहीं किया, बीजेपी की कुछ नीतियों का खिलाफत इन्होंने किया। जैसे अग्निपथ का मामला था, भाई अग्निपथ का विरोध तो हम लोग भी कर रहे थे, मीडिया हाउसेस भी कर रही है लगातार, क्योंकि वो एक ऐसा बदलाव है जिसके चलते अब इसका क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी तो ये अच्छा नहीं लगा, तो हमने भी विरोध किया, छात्रों ने भी विरोध किया, सबने विरोध किया। और 12 जनपद का जहाँ तक मामला था, उस समय भी ये विरोध किए थे। लेकिन कभी ऐसा आप नहीं देखे होंगे कि जिस तरह ये लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं चिराग पासवान, हर बात पर नीतीश कुमार को टारगेट, शराबबंदी का फेलियर, नल जल का फेलियर, 7 योजना जो है इनका उसका फेलियर,
क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, हर तरीके से हर मुद्दे पर, हर वो प्रासंगिक मुद्दा जो बिहार से संबंधित है उस पर मुखर तौर से बोलते हैं चिराग पासवान, और बार बार कहते हैं कि भाई ये सत्ता जो है ये बिहार में बदलाव नहीं ला सकती है। तो कल जो बैठक हुई है जिसमें वो तस्वीरें भी, हमने खबरें भी चलाई, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, क्योंकि ये लोग बिहार कनेक्शन के हैं, यूपी कनेक्शन के हैं, तो इनका संबंध सीधा बनता है बिहार से, इसलिए इनके साथ फोटो आ गया। लेकिन सभी नेताओं से मिले हैं। और देखिए एक बात आपको बताते हैं, मैंने एक बार और भी ये खबर किया था, करीब आज से महीने दिन पहले किया था, तो मैंने ये बात बताया था कि 24 के लोकसभा में पशुपति कुमार पारस जो फिलहाल सांसद और मंत्री बने हुए हैं वो भाजपा के लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। भाई नेता का मतलब क्या होता है? देखिए बीजेपी बहुत, आप कह सकते हैं, दूर की सोच के चलने वाली पार्टी है, विस्तारवाद नीति है इसकी, एक्सपेंशन पॉलिसीज जो कहते हैं। ये वैसे नेताओं को हमेशा तवज्जो देती है जिनके पास वोट होता है। और आप खुद ग्राउंड पर घूमते हैं रत्नेश, चाहे सभी लोग, हमारे दर्शक भी ये बात जानते होंगे कि चिराग पासवान के पास ही मैंडेट है, चिराग पासवान के पास ही वोटर्स हैं, और चिराग पासवान ही रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जाति को। मतलब जो दुसाध जाति है, जो पासवान जाति है, उसके अगर इकलौता कोई रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ बिहार में नहीं, मैं उत्तर प्रदेश तक का बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार तो खैर इनका हब ही है, वो गढ़ है, जहाँ पर ये भाई 5-6% वोट है उनका, आप समझिए, उसको बीजेपी क्यों, मतलब आप कह सकते हैं उस पर क्यों वो जुआ खेलेगी पशुपति कुमार पारस को टिकट देकर। तो जो 6 सीटें हैं लोजपा की, जिसमें 5 सांसद अभी वहाँ चले गए हैं और एक चिराग पासवान है, आप ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कैमरे पर कि देखिएगा, मैक्सिमम सीट, मतलब आप कह सकते हैं कि 6 में 5 सीट भी हो सकता है चिराग पासवान को चला जाए, 1 ही सीट सिर्फ पशुपति कुमार पारस को दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा ना कि देखिए सिर्फ इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि पासवान वोटर्स में ही पड़ा है, सवर्ण तबका भी जो है, जो फॉरवर्ड कम्युनिटी कहलाता है समाज का, जो जिसको आप मतलब सवर्ण समाज कहिए, वो लोग भी चिराग पासवान से असहमत नहीं रहते हैं। भाई 10% जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो कौन दिलवाया? वो यही इनके पिता रामविलास पासवान ने दिलाया। गरीब सवर्णों के लिए, जो सवर्ण जातियों में गरीब लोग हैं, उनके लिए कोटा रिजर्वेशन का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो काम रामविलास पासवान ने इस देश में कराया। इनकी पार्टी में आप देखिए, अधिकतर आपको ब्राह्मण भूमिहारी ज्यादा मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे, यही लोग मिलेंगे अगल बगल इनके। तो कहने का मतलब है कि चिराग पासवान के ऊपर एक नज़र अमित शाह की भी रहती है, एक नज़र नरेंद्र मोदी की भी रहती है। बिहार में आप कभी भी पासवान फैक्टर को और रामविलास के फैमिली को, उनके उत्तराधिकारी को, और उत्तराधिकारी बेटा ही होता है, ये जान लीजिए। हमारे हिंदू समाज में हमेशा ये बात परंपरा रही है कि भाई हिस्सेदार हो सकता है लेकिन बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, उसकी हिस्सेदारी नहीं, पूरी उसका हक होता है पिता के संपत्ति पर, पिता के बनाए हुए साम्राज्य पर। तो चिराग पासवान को दरकिनार ना अमित शाह कर रहे हैं और ना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और कल देखिए, कल एनडीए की बैठक में जाकर बहुत कंफर्टेबल रहे हैं, मुस्कुराते हुए। हालांकि उनका बयान आया है, ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो खुलकर कैसे एक ही बार बोल देंगे। लेकिन आपको याद होगा कि आज से करीब 6 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कहा था, मैं था वहां पर मौजूद, इसमें उन्होंने कहा था कि 24 का लोकसभा या 25 का विधानसभा हम गठबंधन में लड़ेंगे। याद कीजिए, तेजस्वी यादव की तरफ से इनको खुला ऑफर है, आज भी खुला ऑफर है। कई बार एमएलसी का चुनाव में हमने देखा, बार बार हमने देखा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से अप्रोच किया जाता है इनको कि आप आइए हमारे साथ मिल जाइए। लेकिन चिराग पासवान शून्य पर होने के बावजूद, इनकी पार्टी में ना कोई एमएलसी है, ना कोई एमएलए है, सिर्फ अकेले ये सांसद हैं, इसके बावजूद अगर ये तेजस्वी यादव से मिले होते तो इनका आज 1 या 2 एमएलसी पक्का रहता। लेकिन इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से इनको कोई सिग्नल दिया गया है, बीजेपी की तरफ से इनको हरी झंडी है कि आप 24 की तैयारी करिए। और ये बात भी पक्का है रत्नेश कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का ये एकदम बेमेल जोड़ी है। अभी देखिए ना, जो ताजा प्रसंग आया है पीएफआई का और आरएसएस का, उसमें कितना खुलकर समर्थन किए हैं आरएसएस का। आज उन्होंने एयरपोर्ट पर, आप ही थे वहां पर, एयरपोर्ट पर उनका बयान क्या आया है कि कभी भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पीएफआई, उसकी तुलना आरएसएस से की ही नहीं जा सकती है। आरएसएस की कार्य प्रणाली पर हम सवाल उठा सकते हैं, लोग उठाते हैं, लेकिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, उसके नीति पर और उसके सोच पर कि वो कभी राष्ट्र विरोधी होगा, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यही बात कहे हैं चिराग पासवान। लेकिन पीएफआई क्या, पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखिए, कोई भी रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 2002 से लेकर गोधरा दंगा से लेकर मुंबई ब्लास्ट हो
या फिर अभी 2020 का दिल्ली का जो दंगा हुआ, सीए प्रोटेस्ट हो, एनआरसी प्रोटेस्ट हो, अभी पिछले साल जो कानपुर में हुआ दंगा उसको आप उठाकर देखिए, तो एक सिलसिलेवार तरीके से लगातार श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो कुकर फटा था 2005 में, ये सभी जगहों पर पीएफआई का नाम आया है। यही बातें कहे हैं चिराग पासवान। तो क्या इसका मतलब है कि वो संघ के आइडियोलॉजी से अग्री होते हैं? संघ भी हमेशा हिंदुइज्म टोटलिटी की बात करता है, उस थ्योरी से वो अग्री हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में आप ये मानकर चलिए कि 5 से 6 सांसद चिराग पासवान की पार्टी से जीतेगा, जो दिल्ली जाएगा और चिराग पासवान को बजाबते केंद्र में मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाएगा। उनको दरकिनार बिहार से कभी नहीं किया जा सकता है। और ये भी देख लीजिए कि जेडीयू पर था मैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो ये जोड़ी है बिहार में, अभी देखिए इतना बड़ा मामला हुआ, मोहम्मद जलालुद्दीन पकड़े गए, परवेज अतर पकड़े गए, दानिश, 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों के मामले को कैसे अचानक एक एसएसपी के बयान से पलटवा दिया गया, अब पूरा मामला गौन हो गया। हालांकि कल रॉ और जो एएनआई है और जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो बिहार पहुंची हैं, 1.5 घंटे का बैठक हुआ है, उसमें व्हाट्सएप खंगाला गया है, जो 7 पन्ने का पीडीएफ है बजाबते। इसमें 2047 में भारत को जो गजवा हिंद का इनका एक थ्योरी है उस पर चर्चा हुआ है, इनका ढाका कनेक्शन, इनका पाकिस्तान कनेक्शन खंगाला जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन बिहार सरकार इस मामले पर ठंडी है। बिहार सरकार इस मामले पर कोई एक्शन बहुत लेने के मूड में नहीं है, केंद्र इस पे ले रहा है। तो हर प्रसंग में हर बार ये बात दिखता है एकदम कि बाइफरकेशन है बीजेपी और जेडीयू के बीच। आरएसएस का वो जो पत्र आया था नीतीश कुमार के खिलाफ में, जी, ऑर्गेनाइजर जो 19 जुलाई से माफ कीजिएगा 19 जून से 26 जून का जो एडिशन छपा था, उसमें खोलकर बातें कही गई हैं कि बिहार के डेवलपमेंट को आप कैसे डेवलपमेंट मानेंगे। उसका टाइटल ही था कि डेवलपमेंट विकास स्टिल अ फार क्राई, बहुत दूर का अभी सोच है विकास बिहार में। बिहार की मूलभूत समस्या आप देखिए भाई, मध्य प्रदेश इससे 1.5 गुना बड़ा स्टेट, वहाँ पे 8.5 करोड़ की आबादी है, बिहार की 13 करोड़ की आबादी है। यहाँ आबादी हो, हर कुछ यहाँ देख लीजिए मिसमैनेजमेंट है। तो आज नहीं तो कल बीजेपी इसे ओवरटेक करेगी, और सबसे मैसिव ओवरटेक अगर इस देश में किसी स्टेट में बीजेपी करने जा रही है भविष्य में तो वो बिहार होगा, और उसमें चिराग पासवान बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा है, जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार जो अभी आतंकवादी संगठन से जो चीज़ें चल रही हैं, नीतीश कुमार इस पे ना कुछ बयान दे रहे हैं ना कुछ एक्शन ले रहे हैं, केंद्र ले रहा है, नीतीश कुमार क्यों खामोश है? नीतीश कुमार हर उस चीज़ का खिलाफत करते हैं, हर उस चीज़ का खिलाफत करते हैं। अब देखिए, मुझे अभी एक इंसिडेंस याद आया, कैमरे के पीछे जो हमारे बैठे हुए हैं पंकज जी, इनसे मेरी बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि याद कीजिए ऑर्गेनाइजर का जो लेख छपा था जिसमें आरएसएस ने बजाबते कोट करते हुए बिहार के अंडर डेवलपमेंट को, बिहार को नीति आयोग के हर मायने पर हर पैमाने पर फिसड्डी बताते हुए जो एक लेख लिखा था, उस समय भी नीतीश कुमार चुप थे। लेकिन नीतीश कुमार का जो बदला लेने का तरीका है वो बड़ा आप कह सकते हैं साइलेंट किलर है, ये आराम से लेते हैं बदला। अभी देखिए ये प्रसंग जैसे ही उठा पीएफआई का और मोहम्मद जलालुद्दीन का, परवेज अतर का या दानिश का, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इनका पूर्णिया कनेक्शन, इनका दरभंगा मॉड्यूल, इनका बांका मॉड्यूल जो है इनका अपना पीएफआई का, उसमें अचानक आरएसएस का नाम कैसे आ गया? मैंने इसी पर स्टोरी किया था कि उसमें अचानक आरएसएस का नाम किस प्रसंग में आया। भाई आरएसएस का क्या रेलेवेंसी है इस पूरे मामले से? लेकिन पूरे मामले को घुमा फिरा कर नीतीश कुमार ने और इनकी सरकार ने, चूंकि हो रहा है तो हम किसको दोष देंगे, हम सरकार को ही दोष देंगे, पूरे प्रसंग को, पूरे मामले को आरएसएस नैरेटिव में रंग दिया गया। तो हम कैसे ये बात माने कि बिहार सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर सख्त है? बिल्कुल सख्त नहीं है। देखिए, इसमें हम किसी धर्म या समुदाय को नहीं जोड़ रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि इसमें हम किसी धर्म और समुदाय को नहीं जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं टेररिज्म है, कहीं आतंकवाद है, कहीं भारत के खिलाफ, अब बताइए ना, अभी खबरें जो आ रही हैं कि 15,000 नवयुवकों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उस समाज से, उस समुदाय से, उनको आर्म्स का ट्रेनिंग दे दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो क्षेत्र है, इस जगहों पर ट्रेनिंग चल रही है, हेडक्वार्टर है पीएफआई का वहाँ पर। तो क्या ये सब इंडिकेशन है? और इस पे अगर राज्य सरकार इतनी ढीली है कि कोई पकड़ा जाए और उस पर वो अचानक बोल दे कि भाई संघ का यही फॉर्मूला है, संघ इसी तरह काम करती है, तो हम क्या इसका निष्कर्ष निकालेंगे? तो जान लीजिए, बीजेपी भविष्य में सबसे मैसिव अगर ऑपरेशन कहीं करेगी तो वो बिहार में करेगी, और चिराग पासवान उसके सूत्रधार बनेंगे, और चिराग पासवान के साथ मिलकर बिहार में सत्ता का पलट होगा, और नीतीश कुमार को यहाँ से बेदखल करेगी बीजेपी। आज करे, साल भर बात करे, 2024 के बात करे, लेकिन होगा बिहार में यही। ये गठबंधन एकदम जबरदस्ती का। देखिए, एक और मुद्दा आपको बताते हैं। आपको याद होगा राष्ट्रपति चुनाव
द्रौपदी मुर्मू का जब नामांकन हो रहा था, जब नॉमिनेशन चल रहा था, उसमें ललन सिंह को नरेंद्र मोदी ने खुद बुलाया था कि ललन बाबू आइए आगे बैठिए। आज आप जरा ललन सिंह का फोटो खोज कर देखिए, आज ललन सिंह सेकंड रो में कोना में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका आपको रेलेवेंसी नहीं है। तो बीजेपी यूज एंड थ्रो जानती है, कैसे कब किस व्यक्ति को कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है, बीजेपी की मास्टरी है इसमें। आज ललन सिंह कोई रेलेवेंट नहीं थे, ललन सिंह सेकंड रो के सबसे साइड में बैठे हुए थे। उस दिन चूंकि इनके विधायकों का वोट चाहिए था, जो आज हो गया, तो आज ही सबसे किनारे बैठे हुए हैं। और ये भी खबर है कि राष्ट्रपति चुनाव तक का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, ये खबर भी है। अभी 27 तारीख तक हमको लगता है कि राष्ट्रपति जो शपथ ले लेंगे और अपने जो है द्रौपदी मुर्मू बने या यशवंत सिन्हा बने, जो भी बने, वो चले जाएंगे अपने निवास में, जो राष्ट्रपति आवास है। उसके बाद देखिए, अभी ये बात कहना बहुत अटपटा होगा कि कब क्या होगा बिहार में, लेकिन बिहार में होगा जब भी बहुत ज़बरदस्त होगा और ऐतिहासिक होगा। चलिए, तो बिहार पे बीजेपी की नज़रें हैं और नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी से अलग हो जाएंगे। बहरहाल आप देखते रहिए NBC 24। ये हमारा चर्चा कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।